all are doing great. So in continuation to human physiology, today we are going to discuss a new topic, that is body fluids and blood circulation. बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, ब्लड क्या होता है, हार्ट क्या होता है, कैसे सर्कुलेशन प्रोसेस होता है पूरी बॉडी में, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट इनटू इट. व्हाट आर बॉडी फ्लूइड्स? बॉडी फ्लूइड्स होते क्या हैं? सो एज एवरीबडी नो दैट वी ईट फूड. फूड किस लिए खाते हैं? ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले उस फूड से. उन न्यूट्रिएंट्स का पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो किसके थ्रू होंगे? वो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होंगे. दीज आर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी. अपनी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं. ये दो टाइप के होते हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड. जो इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड है वो इनसाइड द सेल होता है. द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये आउटसाइड द सेल होते हैं. ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लड, लिम्फ, है ना, ये सब इसके अंदर आते हैं. हम पढ़ेंगे. ब्लड इज द मेन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, इसलिए हम पहले ब्लड को देखते हैं. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. ये कनेक्टिव टिश्यू होता है. ठीक है. ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज ब्लड कार्पसल्स. ब्लड कार्पसल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं. जो ब्लड होता है प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल से मिलकर बना होता है. इसका pH 7.4 होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है ये. ठीक है. जो प्लाज्मा होता है उसका 90 to 92% भाग वाटर होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके पास बहुत सारे. जो ब्लड कार्पसल्स यानी कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. सो बारी बारी करके हम इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज इरेथ्रोसाइट्स. इरेथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी भी बोलते हैं. आरबीसी मींस रेड ब्लड कार्पसल्स. इन्हीं की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है. तो इनके बारे में पढ़ते हैं. इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन 120 डेज होता है. ओके. ये फॉर्म कहाँ होती है? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है हम, तो लीवर और स्प्लीन में ये बनती हैं. जब एडल्ट हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग तब ये रेड बोन मैरो में बनते हैं. ये बात याद रखना है. एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर और स्प्लीन में बनते हैं और जो अडल्ट हो जाते हैं तब ये रेड बोन मैरो में बनते हैं. एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रेवयार्ड. 120 डेज के बाद ये स्प्लीन में आकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. दैट्स व्हाई स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स. ये बात याद रखनी है. ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो इज व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स? दैट इज स्प्लीन. सर्कुलर होती है, बाइकॉन्केव होती है और डीन्यूक्लिएटेड. इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता एट द स्टेज ऑफ मैच्योरेशन. न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करती है. न्यूक्लियस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो सेल के अंदर ज्यादा स्पेस लाने के लिए ये डीन्यूक्लिएट हो जाती हैं. गिव्स रेड कलर देती हैं ये. ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं. 5 to 5.5 मिलियन इनका अमाउंट होता है एक ह्यूमन बीइंग में. हीमोग्लोबिन भी रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है. हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड एंड आयरन कैरिंग कंपाउंड. इसी से कंबाइन होकर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट इरेथ्रोसाइट्स. देन सेकंड वन इज ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स क्या होती है? WBC मींस व्हाइट ब्लड कार्पसल्स. व्हाइट ब्लड कार्पसल्स ये जनरली कलरलेस होती हैं, न्यूक्लिएटेड. इनके अंदर न्यूक्लियस होता है एंड दीज आर शॉर्ट लिव्ड. ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं. इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे. ये 2 टाइप की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स. जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स,
ऑइसिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स। और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये दो टाइप की होती हैं। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो फेगोसाइटिक इन नेचर होती हैं। फेगोसाइटिक मींस जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल इनके पास आता है तो ये उसको एंगल्फ कर लेती हैं, तो दैट इज व्हाई वी कॉल देम फेगोसाइटिक इन नेचर। जो ऑइसिनोफिल्स होती है वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करने में हेल्प करती है। जब भी एलर्जी वगैरह हो जाती है तो ये सेल्स एक्टिव हो जाती हैं। देन बेजोफिल्स, बेजोफिल्स जो होती हैं सिक्रीट हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, हिपेरिन एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दिखाती हैं ये। ठीक है, हिस्टामाइन सिक्रीट करती है, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन सिक्रीट करती है। कौन करती है? बेजोफिल्स। जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं उनमें होते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आगे जाके दो टाइप की होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। वो आगे हम जब अपना इम्यून सिस्टम का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से हम इनको डिस्कस करेंगे। जो इम्यून रिस्पॉन्स में ये बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करती हैं। देन मोनोसाइट्स, दीज आर आल्सो फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक इन नेचर, जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको ये एंगल्फ कर लेती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब भी इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं बहुत। व्हाट आर दीज प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकार्योसाइट्स सेल्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो में एक टाइप के सेल्स होते हैं दैट इज मेगाकैरियोसाइट्स, उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं ये प्लेटलेट्स, और ये ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये प्लेटलेट्स। सो एज यू कैन सी दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ formed elements, you can see them. Then comes blood group. ब्लड ग्रुपिंग कैसे होते हैं आप सबको पता है, ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी, ए बी ओ एन ओ, ए बी एन ओ। ठीक है, तो टू टाइप से होती है ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमंस के अंदर। फर्स्ट वन इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड सेकंड वन इज आरएच। तो हम देखते हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है इसको मिलाकर ह्यूमंस में चार टाइप के ब्लड ग्रुप बनते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप कैसे होती हैं? दो टाइप की चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज एंटीजन एंड सेकंड वन इज एंटीबॉडी। एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ अ आरबीसी। जो रेड ब्लड कार्पस्कल्स होती हैं उनके ऊपर कुछ स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस सेल खुद प्रोड्यूस करती है और एंटीबॉडीज बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस की जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, देन ब्लड ग्रुप इज ए। ओके, दो टाइप की एंटीबॉडीज नेचुरली ह्यूमन के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, दैट इज एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। तो इसके रिस्पॉन्स में जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी वो बी होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है। ओके, जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा, बस ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ओ ब्लड ग्रुप में ह्यूमन की जो ये रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जो ए ब्लड ग्रुप है उसके रिस्पॉन्स में प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी आएगी? बी, अपोजिट आएगी। प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है? बी, एंटी बी। ठीक है, अगर ए एंटीजन है और ए ही एंटीबॉडी अगर प्लाज्मा में होती तो वो इस आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर देती। अगर बी होती, ए ही होती, कैसे? एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते और इसको क्लम्पिंग कर देते आरबीसी की। क्लम्पिंग मतलब उसको मूव नहीं करने देते, उसको वहीं पे पकड़ के बैठ जाते, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती आरबीसी। ठीक है,
तो ए इसलिए प्लाज्मा में इसके रिस्पॉन्स में नहीं बनता है। अगर ए ब्लड ग्रुप है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो एंटी बी एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में। और जब अगर बी एंटीबॉडी है, एंटीजन अगर बी प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पर, तो प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटी ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। आई बात समझ में? नेचुरली दो एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडी। अगर ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन भी ए ही है। अगर ब्लड ग्रुप बी है, तो आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है। तो प्लाज्मा में इस बी के रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? ए एंटीबॉडी बनेगी, एंटी ए एंटीबॉडी बनेगी। क्यों? अगर यहाँ पे बी ही बन जाती तो वो इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती, इसीलिए यहाँ पे एंटीजन बी है, तो यहाँ पे एंटी ए एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप बनेंगे। एंटीजन होगा ए, ब्लड ग्रुप ए में ए, ब्लड ग्रुप बी में बी, ए बी में ए बी एंड ओ में नील। जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और प्लाज्मा में ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी होंगे। डोनर्स ग्रुप ए है, जो ब्लड ग्रुप ए वाले से भी ब्लड ले सकता है, और ओ तो यूनिवर्सल डोनर है ही, ये हम सबको पता है। ओ इज अ यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। जो बी ब्लड ग्रुप है वो बी से और ओ से ले सकता है, एंड ए बी इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप, मतलब ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुपिंग इज आर एच। आर एच ब्लड ग्रुपिंग क्या है? ये रहीसिस मंकीज के थ्रू आया है, ठीक है। आर एच ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है? आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव दो टाइप से होता है ये, ठीक है। आर एच जो एंटीजन है, अब मान लीजिए ये एंटीबॉडी है, ये आरबीसी है, इसके ऊपर ए एंटीजन है, ए, साथ में आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो इस ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे ए पॉजिटिव, ओके। अगर आर एच ग्रुप नहीं है, देन वी कॉल इट ए नेगेटिव, ठीक है। सो आर एच ग्रुपिंग इस टाइप से वर्क करती है। अगर ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है और साथ में आर एच भी प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे ए बी पॉजिटिव, ठीक है। आर एच एंटीजन होता है। आर एच ग्रुपिंग इस टाइप से होती है, ठीक है। आर एच ग्रुपिंग में एक स्पेशल केस होता है इन प्रेग्नेंट लेडीज, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर एच ब्लड ग्रुपिंग का आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव होने का वैसे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में और प्रेग्नेंट लेडीज में आर एच ग्रुपिंग का बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ सकता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। आर एच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम एक स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें एक डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलाइसिस। इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड होता है उसकी आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने लग जाती हैं, और उसकी वजह से उसको जॉन्डिस, एनीमिया और इवन डेथ ऑफ द चाइल्ड इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये कैसे होता है, आइए देखते हैं। ये होता है जब मदर नेगेटिव हो, मदर इज आर एच नेगेटिव, दैट इज जो मदर की आरबीसी हैं उनके ऊपर आर एच एंटीजन नहीं होता, आर एच एंटीजन नहीं होता, ठीक है। अब मान लीजिए मदर ए नेगेटिव है, ठीक है। ए नेगेटिव है तो मतलब मदर की जो आरबीसी है उसके सरफेस पर ए एंटीजन होगा, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में प्लाज्मा में एंटी बी एंटीजन होगा, एंटी बी एंटीबॉडी होगी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए बेबी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ओके। बी पॉजिटिव मतलब बेबी की जो आरबीसी है उसके सरफेस पे बी एंटीजन भी होगा और आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट होगा।
सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, प्लेसेंटा, यहां पे मान लीजिए प्लेसेंटा है, आपको पता है कभी भी बेबी का ब्लड और मदर का ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं। बेबी का मदर जो ब्लड और न्यूट्रिएंट्स लेके आती है वो सिर्फ यहाँ तक लेके आती है, और डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो इनका लेन देन होता है वो उस प्रोसेस के थ्रू होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में कभी भी नहीं आते। ठीक है, अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए तो जो ये बी एंटीजन है इसके रिस्पॉन्स में जो बेबी के प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, जो एंटी ए अगर ये कांटेक्ट में आते, मैं बात कर रही हूं आते, तो जो एंटी ए है एंटीबॉडी वो इसकी आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर देती, और जो इसका एंटी बी एंटीबॉडी है वो इसकी बी एंटीजन को आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर देते, बट ये कभी भी आपस में थैंक गॉड ये कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इस केस में क्या होता है, जो जब बेबी की बर्थ होती है, बेबी आउट ऑफ द वोम्ब आ जाता है, तो कुछ टिश्यू बेबी के टीयर होते हैं बिकॉज प्लेसेंटा इज देयर, कुछ टिश्यू टीयर होते हैं मदर के, जिसके कारण एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्सअप हो जाता है मदर और जो बेबी का ब्लड है वो मदर के ब्लड के सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, जिसके कारण से जो एंटी ए एंटीबॉडी हैं वो भी चले जाएंगे, बट वो थोड़े अमाउंट में जाएंगे तो इसके ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं डालेंगे। मेन है जो RH पॉजिटिव है वो भी मदर के ब्लड में चला जाएगा, जिस RH के रिस्पॉन्स में ये पॉजिटिव हो गई, और RH एंटीबॉडी मदर की बॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। RH एंटीबॉडी, RH की एंटीबॉडी नहीं होती, बट जब नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में आती है तो जो RH नेगेटिव मदर की बॉडी है वो एंटी RH यानी कि उस RH एंटीजन के विरोध में वो RH एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। ये बेबी तो सेफली डिलीवर हो गया है ना, तो क्या है ये बेबी तो आ गया सही से, बट जब इस लेडी की सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो बेबी का ब्लड मान लो ए पॉजिटिव ही है, यानी कि एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और RH भी प्रेजेंट है, तो जो ये RH एंटीबॉडी है ये इधर से आके अटैक करना शुरू कर देंगी RH, और जो चाइल्ड की आरबीसी है उसकी क्लम्पिंग कर देंगे, क्योंकि RH एंटीबॉडी है और इसके ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो RH इसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, आया समझ में आपको? थोड़ा और क्लियर बना देते हैं। जो RH नेगेटिव मदर है जब वो RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आती है तो वो RH एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। एक और खास बात, जो ए एंटीबॉडी होती है और जो बी एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकते, बट जो RH एंटीबॉडीज होती हैं ये स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज होते हैं जो कि प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं, मदर से बेबी की तरफ आ जाएंगे और बेबी की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से बेबी को अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, RH एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी। सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे जो RH एंटीबॉडी होंगे ये बेबी के पास आ जाएंगे और इसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है इस केस में।
That's it for today. So in our next video we will discuss about human circulatory system or human circulatory organ, that is heart, and pathway, how does heart work. So thank you so much for watching. Stay tuned.